होम एंड हेल्थ, शहला निगार कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और निहारिका बारीक सिंह सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। और इनसे बात करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिंह। तीन आईएएस, अभी तो हेडलाइन ही आईएएस बनी हुई है। तीन आईएएस ऑफिसर हमारे साथ बैठे हैं और अभी दिल्ली में तो हेडलाइन ही आईएएस ही बनी हुई है। इसलिए मैं कुछ नोट्स निकालूंगा क्योंकि इन सबसे पूछने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। सर, ये यूपीएससी के नोट्स नहीं, आपसे पूछने के लिए सर। मनोज पिंगुआ जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, निहारिका शाला। अब आप लोग तीनों से मैं सवाल सबसे पहले, क्योंकि हेडलाइन अभी यही चल रही है, आप लोग तीनों दिल्ली से पढ़ाई करके आईएएस बने, कोई जेएनयू से है, कोई दिल्ली विश्वविद्यालय से है। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, कितनी मेहनत लगती है और आज जो जिस तरह से दिल्ली में आईएएस बनने के लिए बेसमेंट में पढ़ाई हो रही है, हम लोग भी उस जमाने में 40 साल पहले, मुझे लगता है 30 साल पहले बेसमेंट वाला कल्चर तो था ही। क्या कैसे सुधार रहा जाए इसमें? धन्यवाद अमिताभ जी, पुराने दिनों की याद ताज़ा करने के लिए। और अभी देखिए, एक तो सिविल सर्विसेज के लिए उस समय भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा मारामारी थी। अभी विकल्प बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मारामारी भी उतनी ही बढ़ गई है। और शायद इन्हीं चीज़ों का परिणाम है कि जितनी क्षमता है, जितना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा और इसकी मांग बढ़ रही है। तो इसके विकल्प के रूप में और ज़्यादा लोग अगर पढ़ाने के लिए आते हैं तो हो सकता है कि जो अच्छी सुविधाएं दे उसके पास लोग जाएं, इस तरह से बेसमेंट वालों के पास ना जाएं। तो ऐसा कुछ लगता है, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर करता है इसलिए हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं रखते। लेकिन उन बच्चों के लिए क्या, निहारिका जी, उन बच्चों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो इस तरह से एकदम झुंड में पढ़ रहे हैं, धुंध में पढ़ रहे हैं? आप लोग तो एकदम टॉपर्स में से रहे हैं यूपीएससी में। एक जमाने में 19th रैंक लाना यूपीएससी में ऐसा ही मुश्किल काम होता है। आपने अच्छा होमवर्क किया है। पहले तो मैं बतला दूं, दिल्ली में पढ़ाई करना, सिर्फ दिल्ली में जाके पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आजकल हर शहर में ऐसे ही सुविधा उपलब्ध है। और जो छात्र छात्राएं जो जाते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, वो सही कोचिंग सेंटर चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा पढ़ाई का माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई का माहौल नहीं, कमरा भी अच्छा हो, सुविधाएं भी अच्छे हो, वो भी रहना चाहिए। और कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप फोकस्ड हों और किताबें पढ़ें, चीजें जो जानने वाली हैं वो जानें और मेहनत करें। और मेहनत बहुत करनी पड़ती है शाला। आप तो एकदम, और आपकी रैंक तो और ज्यादा जबरदस्त आई थी, मुझे जहां तक याद आता है। नंबर 2 रही थी आप अपने जमाने में, सिविल सर्विसेज में महिलाओं की टॉपर भी नहीं थी आप। क्या संदेश है? पटना से निकली हुई एक छोटी सी लड़की अभी देखो इतना बड़ा सेक्रेटरी बन गई है। थैंक यू। मेरा जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये संदेश है कि चाहे सिविल सर्विसेज हो या कोई और प्रोफेशन हो, मेहनत और कंसंट्रेशन से किसी भी शहर में किसी भी जगह पे पढ़ाई की जा सकती है। और बहुत घबरा के बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन कराना या बहुत सारे रीडिंग मटेरियल की तरफ जाना कोई उसका हल नहीं है। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए और आपको क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाई करनी है, वो पहले आप खुद देखें। और मेरे ख्याल से जो सेल्फ स्टडी है वो भी काफी हद तक आपको सक्सेस दिला सकती है। चलो, ये तालियां बज गई सब पे। ये अच्छा, वो आईएएस का पैनल है जो सबसे, देखिए सारे एस्पिरेंट बच्चे हैं, सब अब भविष्य में कुछ ना कुछ बनेंगे। मनोज सर, इसी में आपने स्वास्थ्य सचिव भी हैं आप, कुछ दिन पहले आपने सरकारी अस्पतालों का दौरा किया था और काफी खामियां निकाली थी, काफी डायरेक्टिव्स दिए थे। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कभी माना जाता था कि थोड़ा पिछड़ा हुआ हो गया, रह गया है।
आपकी कदम की बड़ी तारीफ हुई है, लेकिन इसका फॉलोअप जो होता है ना, अक्सर सचिव साहब गए और रेड मारी, सबको देखा, सबको टाइट किया, चले आए, उसके बाद जो फॉलोअप होता है फिर महीने 1.5 महीने में मामला गड़बड़ होने लगता है। क्या फॉलोअप करेंगे आप इसका? सारे अस्पतालों को दुरुस्त करेंगे या मनोज कुमार जी कभी भी रेड मार सकते हैं, ये डर बना रहेगा सबको? ये डर तो बना रहना ही चाहिए कि कभी भी रेड मार सकते हैं। और इनफैक्ट जिसको रेड बोल रहे हैं वो हमारा उद्देश्य कभी भी अपने व्यवस्था की खामियां ढूंढना नहीं रहता है। हम लोग तो जो हमारे डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो मैदानी अमला है वो इतनी मेहनत से दूरस्थ क्षेत्रों में अपना काम कर रहा है, उसका उत्साहवर्धन के लिए मुख्य रूप से जाते हैं, और जो कहीं कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी कान खिंचाई भी करते हैं। तो ये जो है ये सिलसिला चलता रहता है, और इसके लिए सचिव के स्तर का निरीक्षण होना वो एक अलग बात है। ये सिस्टम में आ जाए इसके लिए हम लोगों ने निरीक्षण की एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें कि राज्य स्तर के अधिकारी जो हैं वो जिलों में और जिलों से नीचे जाएं, जिले के अधिकारी भी ब्लॉक तक जाएं। तो ये सिस्टम बना हुआ है ताकि जो आपकी आशंका है कि एक बार निरीक्षण, एक बार रेड और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब छोटे से शहर में कोई भी हमारा रिपोर्टर चला जाएगा, कैमरा घुमा देगा छोटे अस्पताल के बाहर, फिर पता चलेगा सचिव साहब क्या हुआ, फिर तब मुश्किल आती है। जी, आपका कहना सही है। इसलिए इस चीज को सिस्टम में लाना और पूरी टीम के साथ मिलके ये काम करना, यही हमारा उद्देश्य। निहारिका जी, एक छत्तीसगढ़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं और इसको बिजनेस ओरिएंटेड बनाने के लिए पंचायती राज का सिस्टम आपका बड़ा इफेक्टिव है। लखपति दीदी में भी काफी पहलू थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने भी लखपति दीदी उषा कोर्राम का जिक्र किया था। तो लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कुछ गेम प्लान है डिजिटलाइजेशन का करने का सिस्टम को? क्या है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना? आप लोग काफी कुछ कर चुके हैं। फिलहाल हमारे पास 4.95 यानी कि 4.95 लाख लखपति दीदी ऑलरेडी हैं। हम कम से कम और 3-4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे अगले 2-3 साल में। और इसके लिए जो स्व सहायता समूह हैं, करीब 2,60,000 स्व सहायता समूह हैं, उनमें से हम प्रथम चरण में जो ब्रैकेट 80,000 to 1 लाख के बीच में है, उनको 1 लाख से ज्यादा कैसे कराएंगे, फर्स्ट फेज में हम उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो इनको फाइनेंशियल लिटरेसी का ट्रेनिंग हम देते हैं, उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं। फिर उनके साथ बैठ के वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके पास किस चीज का साधन है जिसको हम हेल्प करके और बढ़ा सकते हैं, उस पर हम बहुत फोकस सर्वे कर रहे हुए हैं। और इनको लेके हम जोड़ रहे हैं उनको डिफरेंट एक्टिविटीज से, बैंक लोन से जोड़ रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा रहे हैं ताकि दे कैन डू देयर ओन बुक कीपिंग, दे कैन डू देयर ओन बिजनेस एनालिसिस। सो इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आने वाले समय में वी आर श्योर टू हैव मोर देन 10 लाख लखपति दीदी इन द स्टेट। वो रिमोट एरियाज में भी होगा? बिल्कुल हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे पास आज के दिन 362 प्रिमिटिव लखपति दीदी, प्रिमिटिव ट्राइब्स से लखपति दीदी हैं, बहुत रिमोट एरिया से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कम से कम बिल्कुल छत्तीसगढ़ से राज्य के लिए। शाला, आपसे एक सवाल है कि कुछ दिन पहले ही कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पास हुआ है 2024, बहुमत से पास हुआ। अब यह किसानों की आय बढ़ाने के लिए माना जा रहा है कि यह बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो फिर तो आप लोगों के हाथ में ही आएगा। कैसे पहुंचाएंगे किसानों तक? नहीं, ये मंडी अधिनियम जो है वो मंडी तक किसानों को पहुंचाता है। ये जिस संशोधन की बात आप कर रहे हैं, जो अभी जो मानसून सत्र में संशोधन लाया गया है, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ छोटे छोटे संशोधन थे जिनको हमने एक साथ करके किया है। जहां तक बात किसानों की है, चूंकि लोक कल्याणकारी राज्य है और स्टेट की और केंद्र शासन की अनेक योजनाएं चल रही हैं किसानों के हित में, और किसानों के लिए आदान सहायता राशि दी जा रही है, उनको फार्म मैकेनाइजेशन के लिए मशीनरी दी जा रही है, उनको और कई तरह के इनपुट्स दिए जा रहे हैं और सब पारदर्शी प्रक्रिया से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बावजूद इसके कि काफी व्यवस्थाएं किसानों के हित में की गई हैं, गवर्नमेंट ने की है,
और अभी हमने एक नई योजना सरकार की जो लागू हुई है, किसान उन्नति कृषक उन्नति योजना, जिसमें आदान सहायता के लिए किसानों को बहुत बड़ी राशि अंतरित की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं, किसानों की सुविधा के लिए हैं। बावजूद इसके बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनको हमको बाजार और अधिक उपलब्ध कराना है, प्रोसेसिंग की व्यवस्था करनी है, तो इस तरह की और कई चीजें की जानी है। चलिए मनोज सर, आपके पास वापस आऊंगा। आप तो हर जिले में लगता है कलेक्टर रह चुके होंगे यहाँ पर, और आदिवासी इलाकों में काफी काम किया है जी। तो एक नक्सलों की समस्या बहुत ज्यादा है, तो ग्रामीण स्तर पर जो ट्राइबल इलाके हैं, जो सुदूर दांतेवाड़ा के इलाके हो, जितने भी जिलों का नाम मैं नहीं लूंगा अभी, कैसे आपने तो उनके दर्द को देखा होगा, महसूस भी किया होगा बतौर कलेक्टर भी, बतौर जब भी आप जिले में पोस्टेड रहे हो, कैसे उसको अब दूर करने का उपाय करेंगे? क्योंकि आप तो जानते हो कैसे लिंकेज है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्राथमिक स्कूल नहीं है, कहाँ बीडीओ नहीं जा पाता। आप गृह सचिव भी हैं, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी बेखौफ वहां पर जाए? देखिए, जब कोई कानून व्यवस्था को बिल्कुल हाथ में ले लेता है और अगर वहां काम करना बिल्कुल कठिन हो जाता है और आम जनजीवन बिल्कुल ही उससे प्रभावित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो फोर्स का उपयोग ही एक रास्ता बचता है। तो सबसे पहले शासन के पास अभी भरपूर फोर्स है जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और किसी को भी कोई इस प्रकार से टेररिस्ट गतिविधियों में सम्मिलित होने न देने के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन साथ ही साथ सरकार का ये भी मानना है कि इससे अंतिम हल नहीं निकलता। कोई भी इस प्रकार का आतंकवाद हो या उग्रवाद हो तो उसका अंतिम समाधान जो है वो सिविल वर्क्स में और जो विकास के कार्य हैं उनके माध्यम से ही संभव है। तो जो नक्सलवादी उग्रवाद या जो वामपंथी उग्रवाद बोलते हैं, उन क्षेत्रों में विकास की गतिविधियां जो रुक गई थी, उन विकास की गतिविधियों को सुरक्षा देकर बढ़ावा देना। वहां सड़क पुल पुलिया इत्यादि नहीं थे, पुलिस की सुरक्षा में सड़क पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं। संचार के साधनों की बड़ी दिक्कत थी, मोबाइल टावर बड़ी संख्या में वहां लगाए जा रहे हैं ताकि वहां के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से जुड़ सकें, और इन सब कार्यों को सुरक्षा प्रदान करके अंजाम दिया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो भी वहां पर नहीं चल पा रही थी, तो वो उनका भी पूरा का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे। इनफैक्ट ये प्रयास किया गया है, एक विशेष योजना उस क्षेत्र में चलाई जा रही है नियत नेला नार के नाम से, जो सुरक्षा कैंपों, जिनको कि अब हम विकास के कैंप बोलते हैं, विकास के कैंपों के आसपास के गांवों में सैचुरेशन बेसिस पर सभी योजनाएं, जो वहां के लोग हैं इतने लंबे समय तक विकास से वंचित रहे, इसलिए उनको हम इस प्रकार से कंपेंसेट करेंगे कि जो भी पात्रता रखने वाले लोग हैं उनको 100% योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और वो बाकी जगह की तुलना में कहीं अधिक विकसित होंगे, ये प्रयास किया जाएगा। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उनको भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो निहारिका जी, एक सवाल आऊंगा, एक आपके विभाग में ही आता है स्वच्छ भारत मिशन। 10 साल पूरे हो रहे हैं इस मिशन के, और प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बड़ा सपना था पूरे देश को स्वच्छ कूड़ा मुक्त करने का। आपके ग्रामीण मिशन में, ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो इस स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने में, इस अंजाम तक पहुंचाने में मुश्किल करे, और कैसे आप तमाम सरकारी विभागों को एक साथ जोड़कर इसको सफल बनाने की कोशिश कर रही हैं? एज फार एज चुनौती आप कह रहे हैं, सिर्फ ग्रामीण नहीं, शहरी इलाकों में भी सेम चुनौती है। एक तो सफाई हम और किसी के लिए नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कर रहे हैं, ये भावना सभी के अंदर आना बहुत जरूरी है। इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट नीड्स टू बी देयर इंडिविजुअल एट वेल एज कम्युनिटी लेवल। वो लाने में कहीं कहीं हम थोड़े पीछे हो जाते हैं, यानी कि उतना तक हम नहीं ला पाते हैं, करते हैं। उसके अतिरिक्त जैसे आप जब गांव साफ करते हैं एक साथ ही कर सकते हैं, ये नहीं कि हम अपना मोहल्ला कर लिए, अपना घर कर लिए, कूड़ा और किसी के यहाँ फेंक दिए। पूरा एक साथ करने में वो थोड़ी हमें चुनौती आती है। फिर भी हम अभी हमारे सभी गांव ODF हो चुके हैं और उसमें से बहुत सारे गांव जैसे जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो नेक्स्ट लेवल पे, वो भी हम कर चुके हैं,
जागरूकता बहुत बढ़ भी चुका है। कुछ गांव में खुद स्वयं से डिमांड आता है, हमारे यहाँ आप फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट लगवा दीजिए या गांव में नाली ठीक करवा दीजिए। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन अगर गांव से खुद का डिमांड आ रहा है इसमें। सो वी आर डूइंग इट। जब स्वच्छ भारत मिशन की बारी आती है तब सिर्फ हम शासकीय विभाग जैसे नहीं बल्कि हम अशासकीय एनजीओ जैसे भी काम करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे मोटिवेट करने के लिए जो करते हैं, और सभी विभाग हमारे साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पीएचई विभाग है जो पानी मुहैया करती है वो हमारे साथ काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी सड़क गांव के आसपास जहाँ मेन सड़क है वहां पे भी हम नाली करेंगे, गांव से नाली उससे कैसे जोड़ेंगे, दे ऑल्सो हेल्प अस। इट्स ए कंसॉर्टेड एफर्ट, पूरे राज्य का सभी विभाग का हमारे साथ होता है। तो सफल बनाने के लिए यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट 24/7 एंड बहुत जल्दी हम सभी को ओडीएफ प्लस मॉडल में बदल देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए एंड गुड लक। शाला, आपसे एक सवाल आ रहा है कि मोटा अनाज यानी श्री अन्न, इसको लेकर बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ को भी अवार्ड मिल चुका है। आपको याद होगा 2022 में राष्ट्रीय स्तर का पोषक अनाज अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ को। मिलेट मिशन में रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जैसे टैग वाले मोटे अनाज की ब्रांडिंग की जाती है। तो आपके कृषि विभाग ने छत्तीसगढ़ में, जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, यहां उस ब्रांडिंग के लिए क्या कोशिशें आपकी हुई हैं? देखिए, आप मिलेट की बात कर रहे हैं। हाँ। वो अभी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मिलेट को प्रमोट करना। लगभग 94,000 हेक्टेयर में हम मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसको इस वर्ष जो चालू वर्ष है वित्तीय वर्ष, उसमें हम लोग 1,45,000 लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी जो योजनाएं हैं उसमें प्रोडक्शन पे, वितरण पे सब्सिडी भी दी जा रही है। जो इसका उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए स्कूल, आंगनबाड़ी आदि संस्थानों में इसको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आपने ब्रांडिंग के बारे में पूछा है, तो जो आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ जो कृषि प्रधान राज्य है, पर यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो फार्मर्स हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। हमारे लगभग 80% लघु और सीमांत किसान हैं, जिनका इनकम बढ़ाना या जिनको शासन की सुविधाएं मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो अभी भारत सरकार का भी बहुत बल है और राज्य सरकार की ओर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन उनको एक साथ कर रहे हैं और उनको बिना किसी देरी के सुशासन सुनिश्चित करते हुए उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको लाइसेंसेस मुहैया करा रहे हैं, बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, जिन भी चीजों के लिए प्रावधान है। और इन छोटे छोटे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये पैकेजिंग और इनकी ट्रेनिंग भी की जा रही है। मनोज सर, अब देखिए समय तो बीतता जा रहा है, लेकिन एक सवाल पूछूंगा। जब एमए फाइनल में थे हम लोग, आपको याद होगा आपके हॉस्टल में किरोड़ीमल कॉलेज में दूसरा केवल एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी और एक सुपरस्टार आज का उस समय उस आपके हॉस्टल में ही रह रहा था, उसका नाम है शाहरुख खान। सर के साथ हॉस्टल में ही रह रहे थे हम लोग। जब एमए एग्जाम दे रहे थे तो एक सीरियल की शूटिंग इनके हॉस्टल में ही हुई थी। वो लाइव देखकर डीयू से आईएएस बनकर फिर छत्तीसगढ़ आना कितना मुश्किल हुआ एडजस्ट करना, यहाँ के सिस्टम को समझना? हाँ, शुरू में ऐसा जरूर लगा था कि इतने बड़े शहर से मैं मध्य प्रदेश में शहडोल में आया था, तो ऐसा शुरू में तो लगा कि कहाँ फंस गया, लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि जो हमारे लिए काम का सबसे अच्छा अवसर है और देश में जो काम करने लायक सबसे अच्छी जगहें हैं वो इन्हीं जगहों पे है। दिल्ली में काम करने का अवसर नहीं है। चैलेंज बस बहुत है यहाँ। हाँ, विभिन्न प्रकार के चैलेंज हैं। सही है। निहारिका, जेएनयू से यहाँ का सफर आपका, बहुत आईएएस बनने में तो बहुत मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारे स्ट्रेन पड़े हुए होंगे। कटक से निकल कर आई आप, बहुत दिल्ली फुलफिलिंग है। आई वुड से आप जब लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं एंड जहां सफलता आपको मिलती है, लोगों के चेहरे में वो मुस्कान दिखती है, वो आके आपको बोलते हैं कि आपने ये किया था, आपका पिछले पोस्टिंग में ये आपने किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था। दैट्स वेरी फुलफिलिंग। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोग उसकी फायदा उनको मिल रहा है, डेवलपमेंट आप कुछ कर पा रहे हो,
उससे और कोई बड़ी चीज नहीं है। उसमें होता नहीं आपका सबसे अच्छा दोस्त ही दुखी हो जाता है, ये बन गया मेरा क्या होगा? नहीं, दोस्त दोस्त होते हैं। शाला, आपके बारे में एक बड़ा सीक्रेट है, आप मिरांडा हाउस से पढ़ा चुकी हैं, वहां की टॉपर भी रही हुई हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर थी। कॉलेज में भी शाला होती थी ना, अगर कोई लड़की लेट आए या फिर क्लास में बदमाशी करे, क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी। कॉलेज में भी शाला, अभी भी वैसे ही स्ट्रिक्ट हैं आप? ये मैं नहीं बता सकती हूँ। चलिए, आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया। मनोज सर थैंक यू, निहारिका थैंक यू, शाला आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को कैसा लगा ये तो बता दो। पत्रकारों के सामने आईएएस वैसे भी बहुत कम आते हैं। बहुत अच्छा लगा, और अगर आपकी तरह के सब हो जाए तो बार बार आना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा। फ्रैंक टॉकिंग जिसका आपने वादा किया था वो हम लोग यहाँ कर पाए, बहुत अच्छा लगा। एंड क्राउड इज ऑल्सो वेरी रिसेप्टिव, इसलिए अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कंक्लूडिंग लाइन। आपको बहुत शुक्रिया, और यहाँ जो लोग आए हैं उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आप तीनों मेहमानों से आग्रह है कि मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी कृपया न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और सभी मेहमानों को धन्यवाद दें।